मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स उसके एक नए प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जिसमें जो हीट है हीट ट्रांसफर वो होता है जीरो, Q इक्वल्स टू जीरो होता है। इसी तरह से एक नया प्रोसेस जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हो गया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। यानी कि सच ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा कि आप ऐसा मान लो कि आप किसी भी प्रोसेस के अंदर पहले किसी स्टेट 1 पे हो और आपको जाना है स्टेट 2 के ऊपर। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाने के लिए पूरे समय थ्रू आउट द साइकिल, थ्रू आउट द प्रोसेस आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? एक जैसा रहना चाहिए, दैट शुड नॉट चेंज। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये इसके बारे में सबसे पहली बात हुई। इसके बाद में अगर किसी प्रोसेस का टेम्परेचर जो है अगर वो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? यानी कि अगर फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या आएगा? ऑफ कोर्स इट विल बी जीरो। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो जीरो होगा। ये हमने इसके बारे में दूसरी बात समझी। पहला टेम्परेचर कांस्टेंट और दूसरा जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट विल बी जीरो। इसके बाद में हम ये जानते हैं कि एक आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस की? PV इक्वल्स टू nRT। करेक्ट है? फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने इसको पढ़ा ही होगा। ठीक है, ओके। जहां पर P का मतलब है प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, R एक गैस कांस्टेंट है और T ऑफ कोर्स हमारा टेम्परेचर है। अब जरा इस इक्वेशन के RHS के साइड में फोकस करो। ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर को हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट होगा। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर RHS साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू हो गया कांस्टेंट। आई होप कि ये आपको क्लियर है। अब अगर PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा P के। इनवर्स प्रोपोर्शन मींस क्या? यानी कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं तो जो प्रेशर है दैट विल डिक्रीज, और अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूं द प्रेशर विल इंक्रीज। तो ये इनवर्स रिलेशन में हो गए एक दूसरे के साथ में। और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P1V1 इक्वल्स टू P2V2। ये एक रिलेशन हो गया इस प्रोसेस के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस तरफ की सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। क्लियर है ये? ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं एक दूसरे पॉइंट के बारे में। आप जानते हो कि U क्या होता है? U मीन्स इंटरनल एनर्जी। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है mCV डेल्टा T या dt। ये इसका फॉर्मूला होता है। CV का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी कि डेल्टा T की वैल्यू जीरो है, यानी कि ये टर्म तो जीरो हो गई। अब क्योंकि ये टर्म जीरो हो गई तो ये आगे फर्दर किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? डेल्टा U विल बी जीरो। यानी कि इस प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो क्या हो जाएगा? आपको जीरो हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से एक इक्वेशन होती है Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, जहां पर Q स्टैंड्स फॉर हीट, W स्टैंड्स फॉर वर्क एंड डेल्टा U स्टैंड्स फॉर व्हाट? आप बताइए। डेल्टा U का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जैसी हम बात कर चुके हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था
कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है। टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाने के कारण इंटरनल एनर्जी जीरो है, और क्योंकि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो हो गया, तो ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से हट चुकी है। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आएगा, U इक्वल्स टू आएगा W। यानी कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस हो गया है जिसमें जितना भी हीट है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं यहाँ पे। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ समझिए कि एक सिस्टम है जिससे आपने हीट सप्लाई किया। अब जैसे हम उसको हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसका सारा का सारा जो हीट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ऑफ कोर्स देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि आप ऐसा एग्जांपल समझो कि घर में अपनी जो मदर है वो रोटी बना रहे हैं। जब वो रोटी बनाते हैं तो जो पैन होता है तवा, उसके नीचे हीट सप्लाई की जाती है। ओके, उसके बाद में जो हीट सप्लाई होती है उससे वो ऊपर रोटी जो है वो सिक जाती है, ठीक है, कुक हो जाती है वो। लेकिन हीट का कुछ हिस्सा वो जो तवा है उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए भी तो यूटिलाइज हो रहा है, राइट और रॉन्ग, हो रहा है। ओके, तो उसकी इंटरनल एनर्जी हमने बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत एफिशिएंट प्रोसेस हो गया ये। तो किसी भी तरह की हीट का कोई जो पोर्शन है वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में या चेंज करने में यूज ही नहीं हो रहा है। सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो हमने बात यहाँ पर अभी की है सारी की सारी, यानी कि टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी होगी जीरो, और सारा का सारा हीट जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये बेसिकली एक इमेजिनरी कंडीशन है, रियल लाइफ में हम इसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जस्ट ए सेकेंड। तो मैं आपको ये बता रहा था, वी कैन नॉट ऑब्टेन सच ए प्रोसेस इन प्रैक्टिकल कंडीशंस। ये सिर्फ आइडियल और इमेजिनरी कंडीशन है, बट फिर भी हम अगर इसको समझना चाहे तो कैसे समझेंगे। मैं यहाँ पर एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट बना रहा हूँ। ये आपका सिलेंडर है और ये आपका पिस्टन हो गया, और यहाँ मैं आइडियल गैस फिल कर देता हूँ विच इन प्रैक्टिकल लाइफ डजंट एग्जिस्ट। ये आपका हो गया आइडियल गैस, ये आइडियल गैस। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अब इसके बाद में हमने क्या किया, इस आइडियल गैस को हीट सप्लाई किया, क्यों। अब हीट सप्लाई करने पर क्या होगा, हमें जो ये हीट है ये बहुत ही स्लो रेट पे, वेरी स्लो, वी शुड सप्लाई दिस हीट एट ए वेरी स्लो रेट। उससे देखो क्या होगा, जैसे हम इसको हीट स्लोली स्लोली धीरे धीरे सप्लाई करेंगे तो जैसे ही इसका टेम्परेचर राइज करने वाला होगा, ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, लाइक दिस, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। और जैसे ये ऊपर की तरफ मूव किया तो ये जो आइडियल गैस इसकी तरफ फिल हो रखी है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पहले सिर्फ इसने इतनी ही जो वॉल्यूम है कवर कर रखा था, अब थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। यानी हीट सप्लाई करने से जैसे ही टेम्परेचर में राइज आ रहा था, ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर गिर गया, ठीक है, टेम्परेचर फॉल। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा। ओके, तो ये प्रोसेस अगर हम स्लो करें तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सकता है। लेकिन मान लो कि हमने क्या कि हीट को वेरी रैपिडली सप्लाई कर दिया, बहुत ही फास्ट सप्लाई कर दिया हीट को। जस्ट ए सेकेंड। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग प्लान एज पर प्लान। ओके, अगर हमने हीट को वेरी रैपिडली सप्लाई कर दिया एट ए वेरी फास्ट रेट, तो देखो होगा क्या, हो सकता है ये पिस्टन जल्दी से मूव करे ही ना, तो होगा क्या, ये हीट जो है इसका टेम्परेचर राइज करने लग जाएगी आइडियल गैस का। और अगर एक बार टेम्परेचर चेंज हो गया, राइज हो गया, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ से रहा। और इसका उल्टा, मान लेते हैं कि हीट तो हम वेरी स्लो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो ये पिस्टन है ये बहुत फास्ट मूव कर गया ऊपर, तो वॉल्यूम जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, इससे इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगा।
तो फिर से टेम्परेचर चेंज हो गया, तो अगेन इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत स्लो कैरी आउट करना पड़ेगा। सब कुछ जो हमने भी बात की, हीट का सप्लाई और वर्क डन, ये हमें बहुत स्लो करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि इसका जो ग्राफ, सॉरी, प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है। तो अगर मैं एक पीवी ग्राफ बनाऊं, वाई एक्सिस पर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लूं, इस रिलेशन के हिसाब से एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो वो कांस्टेंट प्रेशर को शो करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस को शो करता है। कौन क्या चीज कांस्टेंट होती है उसके अंदर, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम। और अगर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया जाए इस स्लोप के साथ में, तो ये आइसोथर्मल यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को शो करता है। क्लियर है? ओके। इसके बाद में अगर हम इसके स्लोप के बारे में जानना चाहें तो देखो हम क्या कर सकते हैं। हमने देखा था कि इस प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप इसको डिफरेंशिएट करो, बेसिक डिफरेंशिएशन हम सभी जानते हैं, u इंटू वी। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का एक साथ डिफरेंशिएशन किया जाए तो पहले को रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को रखो और पहले को डिफरेंशिएट कर दो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ये हो गया जीरो। अब इसे उस तरफ ट्रांसफर करो तो यहां पर आएगा वी डी पी इक्वल्स टू माइनस का पी डॉट डीवी। डीवी को लेकर आओ यहाँ और वी को लेकर जाओ दूसरे साइड में, तो हमारे पास आएगा dp अपॉन dv इक्वल्स टू माइनस का p अपॉन v। तो ये आपके पास में देखो एक नेगेटिव स्लोप आया जो कि देखो इस तरफ शो हो रहा है। तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं स्लोप। कोई डाउट है बच्चों, समझ में आया आपको? ओके, तो इस तरह से हम इसका स्लोप निकालेंगे। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। डेरिवेशन मतलब इसका मेन बॉडी वर्क कैसे निकाला जाए आइसोथर्मल प्रोसेस के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए या सिंपली थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डॉट डीवी। क्लियर है? आप ऐसा इमेजिन करो कि जहां पर आपकी स्टेट नंबर 1 थी, स्टेट 1 इनिशियल कंडीशन, वहां पर जो वॉल्यूम है वो V1 है, और जो सेकंड स्टेट है फाइनल स्टेट, वहां पर जो वॉल्यूम है वो V2 है। V1 V2। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में वो आइडियल गैस के बारे में, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यहां से बच्चों आप क्या करो, यहां से आप पी की वैल्यू फाइंड करो, जरा करो, देखो क्या आएगा। तो P की वैल्यू आपके पास में आएगी nRT, और ये जो V है यहाँ पर RHS में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस P की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा nRT अपॉन में V, साथ में यहाँ पर है dV, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक रूल हम जानते हैं कि कांस्टेंट नंबर हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, nRT, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू nRT। ये तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, डेल्टा V अपॉन V, लोअर लिमिट अपर लिमिट। कोई डाउट है बच्चों? आगे करते हैं। nRT 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे बहुत सिंपल है, log V। अब ध्यान रहे ये log बेस E है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो बेसिक इंटीग्रेशन का रूल है। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, nRT अपनी जगह पर है, अपर लिमिट V2, लोअर लिमिट V1, log V2 माइनस log V1, log बेस E। अब इसका फॉर्मूला log M माइनस log N, ये फॉर्मूला पता होगा आपको, मैं यहां लिख देता हूं।
log m माइनस log n। इसका फॉर्मूला क्या होता है? log m अपॉन n। छोटी क्लास में पढ़ रखा है हमने, हम सभी ने। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, वी शैल गेट nRT log v2 अपॉन में v1। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया बच्चों? अब आप चाहो तो इस v2 अपॉन v1 की जगह क्या लिख सकते हो? शुरुआत में हमने एक रिलेशन लिखा था, P1 v1 इक्वल्स टू P2 v2। तो v2 अपॉन v1 जो है, v2 यहाँ पे v1 ले आए तो P2 चला जाएगा इस तरफ, P1 अपॉन P2। यानी यहाँ पर v2 अपॉन v1 की जगह लिखा जा सकता है P1 अपॉन P2। या आप खुद कीजिए, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आई होप कि आपको ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? आइसो सेम, थर्मल टेम्परेचर, such a process in which temperature remains constant throughout the process, throughout the cycle, from initial state to final state. Such a process is called isothermal process. Delta T 0, internal energy 0, complete heat is converted into work, no internal energy is there. Clear है? उसके बाद में इसके जो दूसरे रिलेशंस है, they are like this. तो आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।